हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडा। सो आज हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? सो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू नॉट ब्रेक बेसिकली। सो सिंपल डेफिनेशन में यही होता है कि स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू नॉट फेल या फ्रैक्चर। सो अगर आप टेंसाइल टेस्ट करोगे किसी भी स्पेसिमेन का, सो जो मैक्सिमम लोड वो झेल पाएगा विदाउट ब्रेकिंग, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। सो मोस्टली तो हम इसे फ्रैक्चर स्ट्रेंथ या ईल स्ट्रेंथ से दर्शाते हैं। सो मोस्टली ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं उसको। सो मोस्टली जो ये है, ये अल्टीमेट, जस्ट कॉल इट यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ, दो उसके यूनिट या फिर जो जिससे हम प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं, वो है यूटीएस और यील्ड स्ट्रेंथ। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, जो कि स्ट्रेस होता है जो कि एक मटेरियल झेल पाएगा एक इन अ टेंसाइल टेस्ट। और जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो तो पता ही कि इट इज़ नथिंग बट पॉइंट है आफ्टर विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट। सो जो फेलियर ऑफ मटेरियल है वो उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से मानते हो कि मटेरियल फेल कर रहा है। हो सकता है कोई कोई केसेस में कि मटेरियल अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म कर गया तो वो फेल हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है जो उसे करना चाहिए वो करेगा नहीं। सो दैट इज़ वाई हम कभी कभी बोल देते हैं कि मटेरियल यील्ड स्ट्रेस अगर पार कर गया तो ये फेल कर गया है, क्योंकि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है और वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो सिंपल टर्म्स में जो स्ट्रेंथ है वो इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू नॉट फेल। सेकंड जो है वो हम देखने वाले हैं वो है हार्डनेस। सो हार्डनेस क्या होती है? सो हार्डनेस इज डेफिनेशन जो हार्डनेस की होती है वो होती है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन बाय अ पॉइंट, और लाइक पॉइंट लोड और इंडेंटेशन। सो बेसिकली आप अगर इसे स्टील बॉल से, जो कि इसके दो टेस्ट होते हैं जो हार्डनेस का होता है, वो फर्स्ट जो टेस्ट है वो होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, और जो सेकंड होता है वो होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। सो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। सो इसमें क्या होता है कि आप एक स्टील बॉल लोगी जिसका डायमीटर कुछ होगा, और आप इसे मटेरियल में पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे एट ए गिवन लोड। और जो भी उसका इंडेंटेशन बनता है मटेरियल के ऊपर, लेटेस्ट से जो भी मार्क बनता है आफ्टर अ सर्टेन लोड, उसका डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे। और हम बोलेंगे कि अगर उसका डायमीटर लेटेस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये पेनिट्रेट ज़्यादा कर रहा है और मटेरियल उतना हार्ड नहीं है, मटेरियल इज सॉफ्ट। सो डेफिनेशन जो है बेसिक हार्डनेस की वो है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट। सो लेट अस मूव, हम थर्ड पे जाता है। सो थर्ड हमारा है टफनेस। टफनेस जैसे आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर देखा है किसी भी डक्टाइल मटेरियल का या ब्रिटल मटेरियल का, सो आपको पता होगा कि टफनेस जो होता है वो होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी या फिर विदाउट फ्रैक्चर। सो बेसिकली मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रैक्चर होने से पहले, जो स्ट्रेन कर्व में हमारा जो एरिया अंडर द कर्व होता था वो। और जो इसका टेस्ट होता है टफनेस का, उसे हम कहते हैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट। सो 4P इम्पैक्ट टेस्ट में एक पेंडुलम होता है जो कि आपके वी नोस्ट स्पेसिमन पे हिट करता है, या तो अगर जितना भी आपका हाइट पता है, लेटेस्ट से आपको ये पेंडुलम है और यहाँ पे आपका स्पेसिमन है। सो ये हाइट आपको पता है, और स्पेसिमन को हिट करने के बाद वो पेंडुलम कहाँ जाता है, जितनी हाइट के ऊपर जाएगा उससे आप निकाल सकते हो कि कितना एब्जॉर्ब कर किया है मटेरियल ने आपकी जो एनर्जी आपने सप्लाई की थी या जो इम्पैक्ट आपने दिया था। सो टफनेस बेसिकली होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब इम्पैक्ट एनर्जी। सो डक्टाइल मटेरियल में जैसे कि आपको पता है कि एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होता है, तो टफनेस उनकी ज़्यादा होती है ब्रिटल मटेरियल से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है ब्रिटलनेस। सो ब्रिटलनेस क्या होती है? सो ब्रिटलनेस किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है टू विदाउट डिफॉर्मेशन फेल करना। सो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू फेल विदाउट सर्टेन लाइक certain deformation or without significant deformation. So
where brittleness is the property of a material to not fail, to fail without a certain without a significant deformation. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है, अगर आपने टेंसाइल टेस्ट किया है उस पर, सो वो बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फेल करेगा, या जो डिफॉर्मेशन आएगा वो बहुत कम आएगा. सो जो मटेरियल्स होता है, जिसका अगर आपको एग्जांपल जानना है ब्रिटल मटेरियल्स का, तो वो होते हैं सिरेमिक्स जो हो गए, जैसे कि आपको जो कप्स होते हैं या फिर जो ग्लास होते हैं, ग्लास या कास्ट आयरन. तो मटेरियल या मेटल्स में कास्ट आयरन इज अ गुड एग्जांपल, जो कि ब्रिटल ब्रिटल बिहेवियर शो करता है. सर अगर आपका स्ट्रेस कर्व आपको पता होगा कास्ट आयरन का, सो वो कुछ ऐसा होता है विच इज़ की जो स्ट्रेन होगा वो बहुत कम होगा. या फिर डक्टाइल मटेरियल का, जैसे कि आपको पता है, वो बहुत लेटेस्ट से ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है. सो दिस इज नथिंग बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो लेकिन जो कास्ट आयरन है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखाता है. So brittleness is the ability of the material to fail without plastic deformation या फिर without significant deformation. So next जो है वो आती है ductility, जो कि exactly opposite है brittleness से. So brittleness जो हमने बोला कि जो material fail कर जाता है without any significant deformation. So ductility में इसका उल्टा होगा. So ability of a material to fail with certain deformation या with significant, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि मटेरियल कितना डिफॉर्म हो सकता है बिफोर ब्रेकिंग. सो जितना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा उतना वो डिफॉर्म हो सकता है बिफोर ब्रेकिंग. सो डक्टाइल मटेरियल्स में आपका जो माइल्ड स्टील आ गया, या फिर बहुत सारे मेटल डक्टाइल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी एक डक्टाइल मटेरियल है, बट माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल दैन एल्यूमिनियम. सो अगर आपको ये जानना है कि मटेरियल जो आपका है ज़्यादा डक्टाइल है ज़्यादा ब्रिटल है, सो आप इजी जो टेस्ट होता है वो होता है कि इलोंगेशन कितना है. सो टेंसाइल टेस्ट में अगर आपका इलोंगेशन 5% से ज़्यादा है तो वो मटेरियल डक्टाइल हो जाएगा, और 5% से कम है तो मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा. सो नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो मैलिबिलिटी. मैलिबिलिटी. सो ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल to be able to roll it into sheets like सो बेसिकली जो मैलिएबल मटेरियल होगा उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रोल कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. सो अगर आपने कोई मटेरियल लिया और आप उस पर हैमरिंग कर रहे हो, या फिर शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए उस पर अगर आप हैमरिंग कर रहे हो, सो जितना ज़्यादा मैलिएबल मटेरियल होगा उतना ईजिली वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. So it is the ability of material to convert into thin sheets without breaking. So जो gold होता है या फिर copper, gold, aluminium, so these are good examples of so aluminium, copper या gold. So these are good examples of material which are malleable या most malleable metals, one of the most malleable metals. नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो इलास्टिसिटी. So elasticity is nothing but the ability of a material to regain its shape after the load is removed. So let's say आप किसी टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो और आपने जो लोड है वो आपने रिमूव कर दिया. सो अगर जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल शेप में चले जाता है, सो वो इलास्टिक है. सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसका हो रहा था और इलास्टिक लिमिट में था. सो जितना ज़्यादा मटेरियल इलास्टिक होगा उतना वो अपना शेप रीगेन कर सकता है. सो लेट्स से इसका भी पार्ट्स होते हैं. सो लेट्स से मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक. सो परफेक्टली इलास्टिक. सो लोड रिमूवल के बाद जो मटेरियल है वो अपना शेप परफेक्टली रीगेन कर लेगा जैसा वो पहले था. और एक होता है पार्शियल इलास्टिक. सो पार्शियल इलास्टिक मटेरियल थोड़ा डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, जो कि शेप होगा वो परफेक्टली मैच नहीं करेगा जो आपका पहले शेप था लोडिंग के पहले, बट थोड़ा आपको मोस्टली वो मैच कर जाएगा. सो पार्शियल इलास्टिक इज परफेक्टली मैच नहीं करेगा शेप, बट थोड़ा डिफॉर्मेशन उसमें फिर भी रहेगा. नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है रिजिडिटी. सो रिजिडिटी सिंपल इसका मतलब है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू नॉट डिफॉर्म, या फिर जितना भी वो रेजिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय एनी मटेरियल बाय डिफॉर्मिंग, ऐसा भी आप इसे बोल सकते हैं. सो बेसिकली जो आपका मटेरियल है अगर वो ज़्यादा रिजिड है, इसका मतलब है आप उसे ईजिली डिफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर इसका स्टिफनेस है. सो इसे रिजिडिटी को हम स्टिफनेस भी बोल देते हैं बहुत बार. सो इट इज़ नथिंग बट स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल विच इज़ नथिंग बट
फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। सो अगर आपको डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी रिजिडिटी या स्टिफनेस ज़्यादा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो। सो रिजिडिटी नथिंग बट मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, ऐसा भी आप इसे समझ सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन। और इसके बाद हम देखने वाले हैं मशीनेबिलिटी। सो जैसा कि मतलब साउंड ही करा है कि बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट रिमोट इजीली इज द मशीनेबिलिटी। सो जितना ज़्यादा मटेरियल मशीनेबल होगा उतना आप इजीली उसके रिमूव कर सकते हो। इफ़ यू आर मशीनिंग समथिंग, लेट से आप स्टील को मशीन कर रहे हो वर्सेस आप एल्यूमिनियम को मशीन कर रहे हो। सो इन दोनों में जो भी ईजी होगा मटेरियल रिमूव करना, लेटेस्ट से आपको कम पावर लग रही है वही मटेरियल रिमूव करने के लिए, लेकिन आपको एल्यूमिनियम में ज़्यादा पावर लग रही है। सो एल्यूमिनियम इज लेस मशीनेबल देन स्टील अगर आपको कम पावर लग रही है तो। सो आप ऐसा देख सकते हो इसे कि हाउ इजीली मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ दैट मटेरियल। सो मशीनेबिलिटी इज नथिंग बट हाउ इजीली मटेरियल कैन बी रिमूव। जो सरफेस फिनिश होता है मशीनेबिलिटी के बाद, या फिर पावर यूसेज जो होता है कितना कम है, या फिर सरफेस फिनिश कितनी अच्छी है, उससे आप पता लगा सकते हो कि कितना जो मटेरियल है वो मशीनेबल है। एंड द नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, लेट अस से दैट इज हार्डनिबिलिटी। सो हार्डनिबिलिटी, सो जैसा कि ये साउंड कर रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to acquire like hardness, to acquire hardness while after the hardening process, या फिर जो भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हो उसके बाद मटेरियल आप हार्डन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हो। सो जो मटेरियल की एबिलिटी है टू हार्डनेस एक्वायर करना, सो दैट इज हार्डनिबिलिटी। सो लेटेस्ट से आपने कोई दो मटेरियल लिया और सेम हार्डनिंग प्रोसेस लेटेस्ट से क्वेंचिंग अगर आप कर रहे हो, और एक मटेरियल की हार्डनेस 65 जो भी रॉकवेल स्केल, या फिर और एक की 80 हो गई, सो मोर हार्डन एबिलिटी जो है वो 80 वाले की है, क्योंकि उसमें जो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट हार्डन इज मोर। सो दैट इज हार्डनिबिलिटी कि हीट ट्रीटमेंट के बाद आप कितना मटेरियल को हार्डन कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अंटिल यील्ड पॉइंट। सो अगर आप स्ट्रेस स्टील कर्व देखोगे, सो यील्ड पॉइंट तक जितना भी एरिया अंडर द कर्व होता है उसे हम रेजिलियंस कर देते हैं। एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट energy absorbed per unit volume by that material until yield point. So resilience is nothing but ability of material to absorb energy until without showing any passing deformation basically until yield point. नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है फटीक। सो फटीक अगर आपको पता है, सो इट इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू नॉट फेल इन साइक्लिक लाइक लोडिंग, या साइक्लिक लोडिंग, या फिर अगर आप फ्लक्चुएटिंग लोडिंग अगर आप लगा रहे हो किसी मटेरियल पे, सो अगर मटेरियल उस पर जल्दी फेल कर जाता है तो उसकी फटीग स्ट्रेंथ जो है कम है। उसे हम दर्शाते हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ से, एंडोरेंस स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, एंडोरेंस स्ट्रेंथ। जो फटीग मेजर करने का तरीका है वो एंडोरेंस स्ट्रेंथ से है। सो रेजिलियंस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व ऑफ अंटिल यील्ड। यील्ड पॉइंट। सो या, और फटीग जो है उसे हम एंडोरेंस स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू नॉट फेल इन फ्लक्चुएटिंग लोड्स और इन साइक्लिक लोड्स। सो एंडोरेंस स्ट्रेंथ अगर मटेरियल का डायरेक्ट ज़्यादा होगा, सो वो साइक्लिक लोड को ज़्यादा टाइम तक झेल पाएगा, लेट से 1 मिलियन साइकिल्स तक ये झेल पाएगा। और कोई जो मटेरियल है वो उसी लोड को 2 मिलियन साइकिल्स तक झेल पा रहा है, सो उसका जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ है या जो फटीग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, जो 2 मिलियन झेल पाया उसका। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है क्रीप। सो क्रीप के सिंपल डेफिनेशन जो है वो है ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन, या फिर ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल अंडर कांस्टेंट लोड फॉर लॉन्गर टाइम्स एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। सो अगर आप सिंपल भाषा में इसे समझना चाहो तो इट इज़ नथिंग बट टेम्परेचर अगर हाई है किसी भी टेस्टिंग कंडीशंस का, तो जो अगर आप कांस्टेंट लोड लगा के रखोगे किसी भी मटेरियल पे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है। सो दैट इज़ वाई मटेरियल इज सेट टू बी इन क्रीप। सो हम इसका कर्व भी बना सकते हैं, लेट अस से समथिंग लाइक दिस।
3 स्टेजेस ऑफ क्रीप भी ऐसे बोल देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। सो अगर लेटेस्ट से आपने बहुत देर तक, लेटेस्ट से 24 डेज 24 आवर्स और 1 आवर तक कांस्टेंट लोड लगा के रखा किसी मटेरियल पे, सो आप यील्ड स्ट्रेस मेजर कर रहे हो इस मटेरियल का। सो यू विल सी कि जितना ज़्यादा देर तक आप लोडिंग करके रखोगे एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, सो एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे क्रीप बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेस है वो पहले ही कम हो जाता है। सो जितना ज़्यादा देर तक आप लोडिंग करके रखोगे, यील्ड स्ट्रेंथ है जो उतना ही कम हो जाएगा उस मटेरियल का। So this is a creep. So basically gradual deformation of a material under elevated temperatures under constant load for a very long duration. So अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांस्टेंट लोड लगा के रखोगे, सो मटेरियल जो ग्रेजुअली डिफॉर्म कर जाएगा, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और वो मटेरियल ग्रेजुअली डिफॉर्म करने लग जाएगा। सो दैट इज क्रीप। इसमें ये याद रख सकते हो कि दिस इज हैपेंस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स और कांस्टेंट लोड लगा के रखना पड़ता है। सो या 2-3 थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर इन क्रीप। सो या सो जैसे कि हमने देखा, these are the mechanical properties of engineering materials. मोस्टली ये मटेरियल्स आपको इसके बाद भी आप स्टडी कर सकते हो जो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, बस मोस्टली आप इन्हीं का यूज़ कर रहे होंगे। सो थैंक यू।